हेलो टू एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वह सभी इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा गाइज। और यदि आप लोगों को किसी विशेष टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उस विशेष टॉपिक पर है जो आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यानी नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ज्योग्राफी। और आप लोग ज्योग्राफी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो बिल्कुल ही बिगिनिंग से है जो मैं ज्योग्राफी को स्टार्ट करूंगा। आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट उसे लिखते चलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह कलम कॉपी और पेन लेकर है जो बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल क्विट को देख लेते हैं। सफलता उन्हीं काम को करने से मिलती है, सफलता उन्हीं काम को करने से मिलती है जिन कामों को करने का मन नहीं करता है। ठीक है, और इसी मोटिवेशनल क्विट के साथ है जो हम आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे। तो ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि ज्योग्राफी से क्या क्या सवाल है जो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है ज्योग्राफी से, यानी कि भूगोल से, वह क्या बनता है उसको देख लीजिए आप लोग। तो ज्योग्राफी से जो हमारा सबसे पहला पॉइंट बन रहा है, कह रहा है कि ज्योग्राफी का जो शब्द है, यह शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है ज्योग्राफी शब्द का? तो ये ग्रीक विद्वान थे इरेटोस्थनीज, उन्हीं के द्वारा है जो सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का है जो प्रयोग किया गया है। कब किया गया था? तो 276 से 194 ईसा पूर्व में किया गया था, यानी कि 194 ईस्वी, यानी 276 से 194 ईस्वी पूर्व में इरेटोस्थनीज जो ग्रीक विद्वान है इनके द्वारा है जो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो वह इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द से लिया गया है, एक है जियो और दूसरा है ग्राफिस। यानी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, क्या होता है? तो पृथ्वी, और ग्राफिक्स का अर्थ होता है क्या? तो वर्णन होता है। क्या होता है ग्राफिक्स का अर्थ? तो वर्णन। तो हम लोग कहाँ निवास करते हैं और कहाँ जीवित हैं? तो हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं और पृथ्वी पर ही जीवित हैं। बाकी के जितने के प्लैनेट्स हैं वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। और पृथ्वी हो गया, ग्राफी यानी वर्णन, तो हम लोग जीव जंतु का वर्णन करते हैं। तो सर्वप्रथम है जो इरेटोस्थनीज नामक जो विद्वान थे, इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, यानी कि भूगोल शब्द का प्रयोग किया। और उन्होंने क्या किया, यानी कि जितने भी सजीव जगत हैं, निर्जीव जगत हैं, उन सभी का वर्णन किया। ठीक है, कहता है दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। किसका वर्णन बनता है? तो जब दोनों को हम लोग एक साथ रख लेंगे, ज्योग्राफी शब्द को जब साथ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पृथ्वी का वर्णन। तो आज हम लोग पृथ्वी का वर्णन करने वाले हैं, किस तरह से पृथ्वी पर क्या होता है उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे गाइज। तो आप सभी स्टूडेंट हैं जो इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। तो कह रहा है भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय है जो यूनान के निवासियों को जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम इस विषय को है जो व्यवस्थित ढंग से कहाँ के निवासियों ने किया? तो यूनान के निवासियों ने किया। ठीक है, कहता है हिकेटियस ने अपनी पुस्तक, हिकेटियस का एक पुस्तक है जस पीरियोडस, अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम है जो क्या किया गया है, पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया। ठीक है, भौगोलिक जो तत्व हैं उसका सर्वप्रथम समावेश किसके किताब में किया गया है? तो हिकेटियस के पुस्तक है जिसका नाम है जस पीरियड, इसका अर्थात है पृथ्वी का वर्णन। इसमें सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध है जो क्या किया गया है? तो समावेश किया गया है। तो सबसे पहले एक सवाल और बनता है कि बताइए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को है जो भूगोल को जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो आप लोग यहाँ कह रहा है कि अध्ययन के लिए स्वतंत्र
विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। ठीक है, यानी 19वीं शताब्दी से पहले इसको अलग हम लोग अध्ययन नहीं करते थे, बल्कि हम लोग क्या करते थे, इसको एक सम्मिलित रूप में है जो ज्योग्राफी का अध्ययन करते थे 19वीं शताब्दी से पहले। लेकिन 19वीं शताब्दी में हम लोग एक अलग ही विषय वस्तु बना दिए ज्योग्राफी को, यानी भूगोल को, और उसका अध्ययन करने लगे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जब लार्ज होते गया तो अध्ययन की सुविधा से है जो इसे एक विषय का रूप दे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के प्रारंभिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ और इसकी दो विचारधाराएं थी। ठीक है, 20वीं शताब्दी जब आए तो इसके प्रारंभ में भूगोल है जो मनुष्य और पर्यावरण के प्रारंभिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित किया गया इसको, और इसका दो विचारधारा आया। ठीक है, भूगोल का। ठीक है, पहला विचारधारा क्या आया इसको देख लेते हैं। तो जो पहला विचारधारा आया यह था संभववाद का विचारधारा। किसका है? तो जो भूगोल का जो पहला विचारधारा आया यह है संभववाद का विचारधारा। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। ठीक है, जो आज का जो हमारा पर्यावरण है इसको परिवर्तन करने में मनुष्य क्या है, तो सक्षम है, यह कहा गया। तथा वह प्रकृति के दत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, और प्रकृति के में जितने भी वस्तुएं दी गई है भोग विलास की, उस सभी का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। इस विचारधारा के जो समर्थक भूगोलवेता हैं उनका नाम है वाइडल डीला, ब्लास और फैबरे। ठीक है, यानी कि आदमी जब चाहे उस तरह से प्राकृतिक संपदाओं का है जो उपयोग कर सकता है। और इस विचारधारा के यानी संभववाद विचारधारा के जो यानी कि जो समर्थक है वो कौन कौन भूगोलवेता हैं, तो वाइडल, डीला और ब्लास और फैबरे हैं। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यह है एक दूसरी विचारधारा उपज के आई जिसको कहते हैं निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, हम लोग के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, तो पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं। यह निश्चयवाद का कहने का मतलब है विचारधारा है। अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। ठीक है, एक तो भूगोलवेता है बाइडल डीला और फिर जो क्या कहते हैं कि संभववाद, यानी कि मनुष्य चाहे तो कोई भी प्राकृतिक संसाधन का अपने तरीके से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर निश्चयवाद वाला जो विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि मनुष्य चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, वह किसके अनुसार काम करेगा, तो पर्यावरण के अनुकूल काम करेगा, स्वेच्छापूर्वक करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के जो समर्थक भूगोलवेता थे वह थे रिटर, रैटजल, और नवीन निश्चयवाद का संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा हमारे प्यारे साथियों कि नवीन निश्चयवाद का संस्थापक किसे माना जाता है, तो रिटर और रैटजेल को माना जाता है नवीन क्या, तो निश्चयवाद का संस्थापक। और साथ में एलन सैम्पुल और हंटिंगटन है जो निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक हैं। तो आपसे मुख्य रूप से क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो ज्योग्राफी के अंतर्गत दो गो विचारधारा, एक संभववाद विचारधारा है और दूसरा जो निश्चयवाद विचारधारा है, तो संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन है और निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन है, तो जो संभववाद विचारधारा के समर्थक हैं वह है वाइडल, डीला और फ्रेब, और निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन है, तो रिटर, रैटजेल हैं और एलन सैम्पुल हैं और हंटिंगटन है। तो इनका आप लोग नाम याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है ज्योग्राफी से संबंधित जिसको हम लोग देख लेते हैं। कथा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक है जो हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, भौतिकी भूगोल का जनक, तो पोलिडोनियम को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल का जनक और संस्थापक किसे माना जाता है, तो थेल्स व एनेक्सिमेंडर को माना जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है, तो मार्टिन बेहम को माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, तो अनेक्सिमेंडर हैं। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है, तो स्ट्रोबो है। तो इन सभी का नाम आप लोग याद रखिएगा। अब आता है हमारा क्या, भूगोल की कुछ परिभाषाएं हम लोग जान लेते हैं कि भूगोल की क्या परिभाषाएं हो सकती है। तो कहता है भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, भूगोल किसे कहेंगे, तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थलों
महासागरों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, भूगोल किसे कहेंगे? तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थलों, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान क्या कहलाएगा? तो भूगोल कहलाएगा। यह परिभाषा किसके अनुसार है? तो स्ट्रेबो के अनुसार दिया गया है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो पीसीएस के स्टूडेंट हैं उनसे स्ट्रेबो के अनुसार भूगोल की क्या परिभाषा दी गई है, तो आप लोग याद रखिएगा। सेकंड है, भूगोल का जो परिभाषा है वह क्या है? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। यह किसके द्वारा किया गया है? तो क्लैडियस टॉलमी के द्वारा यह कहा गया है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभायम विज्ञान है। ठीक है, इसको भी भूगोल कहेंगे। वही तीसरा परिभाषा दिया गया है कार्ल रिटर के द्वारा, और कार्ल रिटर के द्वारा क्या परिभाषा दिया गया है? तो कहा गया है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह किसके द्वारा परिभाषा दिया गया है? तो कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया है। क्या? कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उनके समस्त लक्षण, घटनाओं एवं उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो चौथा परिभाषा है वह दिया गया आर्थर होम्स के द्वारा भूगोल का, कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ठीक है, यानी कि आर्थर होम्स के द्वारा क्या परिभाषा दिया गया? तो भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा पीसीएस का ये क्वेश्चन है कि बताइए आर्थर होम्स के द्वारा भूगोल की क्या परिभाषा दी गई, कार्ल रिटर के द्वारा क्या परिभाषा दी गई, तो आप लोग थोड़ा इसे याद रखिएगा। और जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं बस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है गाइज तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और इस लाइव क्लास को है जो आप लोगों के पास जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप है उन सभी में शेयर करें, और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग अब ब्रह्मांड को कवर करेंगे। हमने ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ठीक है, अलग अलग भूगोल वेता, अलग अलग जो भूगोल के रचनाकार हैं जो उस पर अपना मत रखते हैं उनके अनुसार जाना, भूगोल का परिभाषा जाना। ठीक है, भूगोल कहते हैं किसे, ठीक है, इन सभी के बारे में जान लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा ब्रह्मांड के ऊपर। आज हम लोग पूरी अच्छी तरीका से ब्रह्मांड को कवर करेंगे गाइज, तो आप सभी स्टूडेंट अंत तक बने रहिएगा। कह रहा है ब्रह्मांड, तो कहता है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसके को कहते हैं? तो यहाँ है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा गया है। दूसरे शब्द में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग यह याद रखिएगा कि ब्रह्मांड अगर कोई पूछे कि किसे कहते हैं तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहेंगे। और दूसरे शब्द में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगा, जो बड़े बड़े आकाश गंगा गैलेक्सी हैं, उनके सम्मिलित स्वरूप को भी ब्रह्मांड कह सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो सबसे पहला सिद्धांत आया हुआ है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। यह थ्योरी दिया गया था किसके द्वारा? तो जॉर्ज लेवेंटर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये पूछता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो कौन कौन से सिद्धांत है? तो बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोटक का सिद्धांत है जो ब्रह्मांड से संबंधित है, ये जॉर्ज लेवेंटर द्वारा दिया गया था। साम्य अवस्था एवं सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकलन का सिद्धांत है, जिसको स्टडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। तो जो स्टडी स्टेट थ्योरी है यह थॉमस गोल्ड एवं हार्मन बॉडी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। फिर है दोलन सिद्धांत, यानी कि प्लास्टिंग यानी यूनिवर्स थ्योरी है, यह जो सिद्धांत दिया गया था यह डॉक्टर एलन सांडेज के द्वारा दिया गया। स्फीति सिद्धांत यानी कि इनफिलेंटिनरी थ्योरी है जो एलन गुथ के द्वारा दिया गया था। तो यह चार सिद्धांत हैं जो दिया गया है ब्रह्मांड से संबंधित। चारों सिद्धांत का नाम याद रखिएगा। पहला है महाविस्फोटी सिद्धांत जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं,
समय अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना का सिद्धांत, जिसे स्टडी स्टेट थ्योरी कहते हैं, जो थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तीसरा दोलन सिद्धांत यानी कि प्लास्टिक यूनिवर्स थ्योरी, यह डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा दिया गया। और चौथा स्पीथी सिद्धांत यानी इन्फिनिटी थ्योरी, जो एलन गुथ के द्वारा दिया गया। अब कहता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो महाविस्फोटक सिद्धांत आया था यानी बिग बैंग जो थ्योरी आया था, उसका सर्वाधिक मान सिद्धांत है कि इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है, जो एक तो बिग बैंग थ्योरी है, इसका सबसे पहले प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा किया गया। और बाद में इस सिद्धांत का जो यानी कि व्याख्या है, जो वह रॉबर्ट वैगनर के द्वारा किया गया। यानी कि रॉबर्ट वैगनर जो महोदय है, इन्होंने बाद में और भी इस सिद्धांत को है जो आसानी से किया। तो क्या कहता है ये सिद्धांत, इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। कहता है महाविस्फोट के सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ है, तो कहता है आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है, यानी शुरुआती स्टार्टिंग पीरियड में है जो वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। ठीक है, यानी जो पहले जो हमारा ब्रह्मांड बना है वह एकाकी यानी बहुत छोटे गोलक के रूप में, एकाकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ठीक है, यानी बिग बैंग सिद्धांत कहने का मतलब है कि एक ऐसा पिंड जो एकाकी था, जिसका तापमान और घनत्व अनंत था, उसका कोई अंत नहीं था, उससे क्या बना है, यानी कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जबकि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोटी ब्रह्मांड विस्फोट यानी बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, जिससे समान पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलावा अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिक का विश्वास है कि महाविस्फोट यानी बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी बिग बैंग की घटना, तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। जैसे नासा ने 2001 में MAP यानी कि माइक्रोवेव एनोस्ट्रॉफी प्रोबो नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की थी। ठीक है, तो जो बिग बैंग सिद्धांत है, इसके अनुसार कहा जा रहा है क्या कि एक बहुत बड़ा विशाल पिंड हुआ करता था। वह पिंड क्या हुआ कालांतर में, यानी कि उसमें विस्फोट हुआ और उसमें बिखराव आया, और जो बिखराव आया उसमें जो काले काले धब्बे थे वो क्या हो गए, यानी प्लैनेट्स स्टार वगैरह जो भी छोटे छोटे हैं उसका ले लिया। यही है बिग बैंग सिद्धांत, या आप लोग याद रखिएगा। और इसकी पुष्टि कौन करता है, तो नासा में ने जो 2001 में यानी कि MAP यानी माइक्रोवेव एनियस्ट्रॉफी प्रोबो है, उसके अनुसंधान से इसकी पुष्टि भी कर देता है। ठीक है, कर रहा है इसके अनुसार, यानी कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ठीक है, हब्बल एक है, उसका योगदान यानी कि ब्रह्मांड का जो निरंतर विस्तारण हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उसमें हब्बल नामक जो टेलीस्कोप है, और हब्बल जो वैज्ञानिक है उन्हीं के नाम पर रखा गया, उनका योगदान बहुत ही उल्लेखनीय है। कहा गया है क्या कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघाटी का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। आज भी इनका मानना है, यानी कि हब्बल दूरबीन और टेलीस्कोप है और हब्बल वैज्ञानिक थे, यानी कि उनके अनुसार है जो आज भी ब्रह्मांड क्या हो रहा है, तो आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, ये चीज मानना है। ठीक है, एक किसके अनुसार, तो कहने का मतलब है कि जो बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोटी सिद्धांत है, उसके अनुसार कहा जा रहा है। इसका नासा से कुछ संबंध है। कहता है नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंस के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना यानी माइक्रोवेव एनोस्ट्रॉफी प्रोबो मैप का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। क्या है, मैप है जो एक खोजी उपग्रह है।
इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इसी आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की थी। ठीक है, यानी कि एमएपी प्रोब है, उसके द्वारा ही नासा ने 13.7 अरब वर्ष ब्रह्मांड को निर्धारित किया कि इतना वर्ष पूर्व इसका घटना हुआ। डेविड विल्कन्स के सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WAMP रखा गया, यानी विल्कन्स माइक्रोवेव इंस्ट्राइड पोबोरोबो रखा गया है। यह आप लोग याद रखिएगा, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गया। अब ब्रह्मांड से संबंधित कुछ और रहस्य। कथा ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN ने जनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हाइड्रोजन कोलाइजर यानी LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्गस बोसन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्गस जो बोसॉन कण है, उसमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्गस बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो हिग्गस बोसॉन कण है, इसी को मूल पार्टिकल माना जा रहा है ज्योग्राफी के अंतर्गत, और इसी से जो ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें एक थ्योरी आया है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्गस ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणुक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसॉन थ्योरी पर आधारित है। जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु, उनके थ्योरी पर यह आधारित है, जिसको किया गया था 1964 में कॉस्मोलॉजी को समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणुक अवधारणा को पेश किया था भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने। ब्रह्मांड का व्यास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ब्रह्मांड का व्यास कितना है। तो ब्रह्मांड का व्यास है जो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास है जो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि ब्रह्मांड का व्यास है जो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है, और ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी, और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः है जो 100 अरब तारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है। क्या है मंदाकिनी? तो मंदाकिनी कहेंगे किसे? तो मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है मंदाकिनी? तो वो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, यानी कि जो तारा निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत का गैस पुंज है कौन? तो मंदाकिनी है। कहता है मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी जिसे दूध मेखला, आकाश गंगा या मिल्की वे इंग्लिश में कहा जाता है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग है जो सर्पिला यानी स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, यानी जो दूध मेखले आकाश गंगा है यानी मिल्की वे है, इसको सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया था? तो गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आकाश गंगा की सबसे नजदीक मंदाकिनी को देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा के नाम दिया गया है। जो आकाश गंगा की सबसे नजदीक की मंदाकिनी है उसको देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी डवार्फ मंदाकिनी है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है उसे किस नाम से, गैलेक्सी को किस नाम से जाना जाता है? तो डवार्फ मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। निहारिका यानी न्यूबोला, यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। न्यूबोला क्या है यानी निहारिका क्या है? तो यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। यहाँ क्या है? न्यूबोला है जो एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। यहाँ क्या होता है निहारिका में? कहता है कि जहाँ जन्म, यह ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। क्या होता है निहारिका में? तो तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैस का बादल होता है। ठीक है, निहारिका में क्या होता है? तो धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। ठीक है, जितने भी तारा हैं यानी स्टार्स हैं, उन सभी का जन्म कहाँ हुआ है? तो न्यूबोला में हुआ है, यानी निहारिका में हुआ है। होता है सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम बीबर बनाते हैं, वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीबर मृत तारे माने जाते हैं। ठीक है,
जो न्यूट्रॉन तारे हैं और जो श्याम बीवर तारे हैं, इसको क्या माना जाता है, तो मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं आयनीकृत प्लाज्मा गैस होते हैं। ठीक है, यानी जो निहारिका है वहाँ पर कौन कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अनआयनीकृत प्लाज्मा गैस होते हैं। निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। ठीक है, निहारिका का निर्माण कैसे होता है, तो दो अलग अलग कारणों से होता है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ठीक है, निहारिका का निर्माण कैसे होगा, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा के कारण होता है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादल का निर्माण हुआ। ठीक है, जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ उससे किसका जन्म हो गया, तो परमाणु का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ है। कहता है सुपरनोवा, सॉरी बार बार आपका है जो ये भाग जा रहा है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्या कि परमाणु और धूल है। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, यानी सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। ठीक है, जो सुपरनोवा से जो पदार्थ बने, यानी कि जो एस्टेरॉइड टूटा, यानी कि जो भी पदार्थ यानी कि बना, उससे किसका निर्माण होगा, तो निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, तो बेल और कॉर्क हैं। ठीक है, कौन कौन से उदाहरण, तो बेल और कॉर्क हैं, आप याद रखिएगा। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। ठीक है, जो निहारिका है उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकता है, तो ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। तो निहारिका के कुछ प्रकार हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। कहता है एक होता है पहला उत्सर्जन निहारिकाएं, यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण के लिए चील एवं झील निहारिका। ठीक है, यानी उत्सर्जन निहारिका क्या है, तो अभी बन रहा है, वो रंग बिरंगी तारा यानी कि अभी बनने की प्रक्रिया में है, और इसका उदाहरण कौन सी है, तो चील एवं झील निहारिका है। एक होता है परावर्तन निहारिका, यह तारों के प्रकाश को परिवर्तित करती है। क्या करता है, परिवर्तन निहारिका, तो यह तारे के प्रकाश को परिवर्तित करती है। ये तारों या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण के लिए प्लाइडेस निहारिका। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक है श्याम निहारिकाएं, कहता है ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। श्याम निहारिका के कारण पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कौन से निहारिका के कारण है जो हम लोग अपनी आकाशगंगा में दूर तक नहीं देख सकते हैं, तो श्याम निहारिका के कारण है जो हम लोग आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। ग्रहीय निहारिका, कहता इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। ठीक है, जो गोलीय निहारिका है, कहता इसका निर्माण उस वक्त होता है, कब होता है, जब एक सामान्य तारा यानी कि जो सामान्य तारा होता है एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है, यानी बाहरी तहों को छोड़ देता है, और इसी वजह से यह का आकार क्या हो जाता है, तो गोल होता है। एक है ओरियन नेबुला। ठीक है, तो ओरियन नेबुला क्या है, तो ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीली तारों का समूह है। ठीक है, ओरियन नेबुला क्या है, तो हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीली और शीतल तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिकी का अध्ययन ब्रह्मांड देखें। ठीक है, अगर अधिक तारों का जानना है तो भौतिकी का अध्ययन ब्रह्मांड देखिएगा तो आपको तारों का बारे में जानकारी मिलेगा। तो ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है, आप लोग याद रखिएगा। तो यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, और अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दर्ज कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा है जो इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में है जो शेयर कर दीजिएगा गाइज। कल के क्लास में हम लोग फिर ज्योग्राफी को ही देखेंगे और कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट को है जो हम लोग कवर करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोगों को किसी विशेष टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।